शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन हो चुका है। ये गठबंधन जो है बीएमसी चुनाव को नजर में रखते हुए किया गया है या आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा लोकसभा चुनाव तक कायम है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो बीजेपी ने गेम किया है, जो उनके आमदारों ने जो किया है, उसकी वजह से लोगों में उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति है और सहानुभूति की लहर जब चलेगी तो उसमें आपकी भी नैया पार लगेगी। इस विचार से आपने गठबंधन किया है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब मुस्लिम इश्यू को लेकर रास्तों पर उतरे हैं, उनकी पार्टी रास्तों पर उतरी है, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा हो, या चाहे वो हजरत मोहम्मद पैगंबर बिल का मुद्दा हो, तो इन मुद्दों को लेकर गठबंधन में, शिवसेना के साथ गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर साहब इन मुद्दों को लेकर फिर से आवाज उठाएंगे। आपकी पार्टी जो हमेशा बार बार ये कहती है कि आप विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, उसकी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कांग्रेस के ताल्लुक से एक बात कही थी कि ये कांग्रेस जो है जलता हुआ घर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये वैचारिक समझौता है या राजनीतिक समझौता? सर, आपने तो महाविकास आघाड़ी के जो दो घटक दल है कांग्रेस और राष्ट्रवादी को न्योता दिया है इस गठबंधन में शामिल होने के लिए। अगर वो मानते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? जी सर, शिवसेना के हिंदुत्व में और बीजेपी के हिंदुत्व में आपको क्या फर्क नजर आता है? भीम शक्ति और शिव शक्ति, इन दोनों के बीच में भीम शक्ति कहाँ नजर आती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जाहिद हाशमी रूबरू के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नया होने जा रहा है, जैसे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और प्रकाश अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी, इन दोनों का गठबंधन होने जा रहा है। ऐसी बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी और बीच में वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य अध्यक्ष माननीय रेखाताई ठाकुर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत जल्द इसकी घोषणा प्रकाश अंबेडकर साहब और उद्धव ठाकरे जी बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे। आज मैं इस विषय पर, इन दोनों के गठबंधन, इस विषय पर महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष गोविंद दड़वी सर को आमंत्रित किया हूं। दड़वी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम को दिया है। मुझे आपने जो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो कुछ सवाल आपके दिल में है वो आप बिन दिक्कत से पूछ सकते हैं। जी सर, पहले तो ये जानना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और आपकी वंचित बहुजन आघाड़ी, इन दोनों के गठबंधन के ताल्लुक से पहल किसकी ओर से हुई है? ये शिवसेना के साथ जो हमारा गठबंधन कल डिक्लेयर हुआ, तो ये पहल किसकी तरफ से हुई, ये सुनने की वजह से अभी देश की जरूरत, महाराष्ट्र की जरूरत अपन जरा अच्छी तरीके से अगर देख लिए तो देश की और महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से हुकुमशाही की तरफ जा रही है और उसको अगर रोकना है तो किसने तो भी आगे आना जरूरी है। तो जनता, बेरोजगारी, जो सवालात है जो अभी तक मिटे नहीं है सरकार से, गली से दिल्ली के लेके जो राजनीति चल रही है वो पूरी हुकुमशाही की तरफ जा रही है और इसको अगर रोकना है तो किस तो भी जिसका जनाधार है महाराष्ट्र में, जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, लोग खड़े वाले हैं, वो लोगों ने एक जगह पे आके लड़ना जरूरी है। जी, तो सर इसमें आपकी जो ख्वाहिश है, आपके पार्टी के जो जिम्मेदार है उनकी ये ख्वाहिश थी कि ऐसे लोगों से आप गठबंधन करना चाहते थे जिनका जनाधार ज्यादा है। तो ऐसे में सर कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों के पास भी जनाधार बहुत ज्यादा है
तो उनसे आपने गठबंधन करने की क्यों नहीं सोची? ये देखिए, पहली बात क्या है कि अभी जो महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा शिकार हुए वाला अगर कोई है तो है उद्धव बाला साहब ठाकरे। सबसे ज्यादा अगर बीजेपी ने किसी को तकलीफ दिए वाली है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो जो लड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो चीड़ लगती है, तो वो जो उद्धव ठाकरे में है वो किसी एनसीपी या कांग्रेस के नेताओं में दिखती नहीं है। वो रोड पे भी नहीं आई है, उनके मुलाकातों में भी नहीं दिखी, उनके बिहेवियर में भी नहीं दिखी। क्योंकि रातों रात अगर किसी के 40-45 आमदार फोड़े जाते हैं, बाप का नाम चुराने की कोशिश की जाती है, ये दुनिया के अंदर पहली बार हुआ है कि किसी के बाप का भी नाम चुराने के लिए बीजेपी कम नहीं कर रही है। इतनी गंदी राजनीति अगर बीजेपी खेल रही है तो इसमें सबसे ज्यादा कोई शिकार हुआ होगा तो उद्धव ठाकरे साहब हो गए हैं। तो ये जो आग लगे वाली है तो एनसीपी और कांग्रेस की दोनों की तुलना में उद्धव ठाकरे को ज्यादा लगी। जी सर, शिवसेना के हिंदुत्व में और बीजेपी के हिंदुत्व में आपको क्या फर्क नजर आता है? शिवसेना और बीजेपी के हिंदुत्व में फर्क है तो ये महाराष्ट्र ने और देश ने और दुनिया ने दिखा। हिंदुत्व बोले तो संतों का हिंदुत्व और भाजपा और आरएसएस का हिंदुत्व, ये दोनों में अगर आपने देखा जाए तो शेतकरी कष्टकरी जो मजदूर लोग हैं, जो वारकरी संप्रदाय है, सैन पंथ लोगों के विविध विचारधाराओं के संत ने, जो सब समाज से आए हुए समाज संतों ने सभी समाज को अंधश्रद्धा, अज्ञान, कर्मकांड इससे बाहर निकालने के लिए जो परिवर्तनवादी विचारधारा दी थी, वो संतों का अगर हिंदुत्व उद्धव ठाकरे लेके आगे चल रहे हैं तो उनके साथ जाने में हमें कोई कम ज्यादा नहीं लगता है। और बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो जनवेधारी है, वो हिंदुत्ववादी बोले तो मनुस्मृति की तरफ ले जाने वाला है, लोगों को शोषण और गुलामी के तरफ ले जाने वाला है, लोगों को बंदिस्त बनाने वाला है और मनुस्मृति और सनातन का समर्थन करने वाला बीजेपी का हिंदुत्व है। तो ये आम आदमी का हिंदुत्व नहीं है, ये संतों का हिंदुत्व नहीं है, ये महामानव की विचारधाराओं का हिंदुत्व नहीं है। हमें राष्ट्रसंत गाडगे बाबा, तुकडोजी महाराज, महात्मा फुले, बाबा साहब, शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये लोगों का और ये संतों का हिंदुत्व है, तो इसके साथ खड़ा रहना जरूरी है। ये डिफरेंस अभी शिवसेना और बीजेपी के हिंदुत्व में अच्छी तरह से दिख रहा है। सर, अभी तो आपके दोनों के बीच में गठबंधन हो चुका है, तो लोगों तक आप आपकी भूमिका को किस तरीके से पहुंचाएंगे? ये देखो, अच्छा सवाल है। एक साल पहले छत्रपति संभाजी राजे और बाला साहब अम्बेडकर की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक साल पहले, और वो कॉन्फ्रेंस में बाला साहब ने एक स्टेटमेंट किया था की राजकारणातील शिळेपणा संपवून त्याच्यामधला ताजेपणा आला पाहिजे। बोले तो कुछ तो भी नया सोच लेके राजनीति करना जरूरी है। तो इसको लेके जो काम शुरू हो गया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो दिन ब दिन बीजेपी की हुकूमत से लोगों को कुचला जा रहा था और लोगों के जो जीने के सवाल है, जीने के जवाब है, ये छूट रहे नहीं थे। तो उसमें से लोग तंग आ रहे थे। तो इसमें बाला साहब का जो स्टेटमेंट था एक साल पहले का कि ताजेपना यायला पाहिजे, इस तरीके से आगे आगे आके बाला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं तो ऐसे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम में बोला था कि हमें लोगों को, मजदूर लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, शोषित, वंचित, पीड़ित, दुर्लक्षित जो लोग हैं, उनके जीवन मान में ऊंचाई लाने के लिए, उनको विकास के लिए और ले जाने के लिए, उनका एजुकेशन और हेल्थ के ले जाने के लिए जो विचारधारा जरूरी है, वो विचारधारा के साथ में अपन ने खड़ा रहना शुरू है। तो ये बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने पहुंच गया है कि संतों का हिंदुत्व, यही हमारा कोटेशन है। और यही कोटेशन के लिए, क्योंकि गांव गांव में जाके, जो गांव में जो मंदिर रहता है वहां पे दिन रात पूजा अर्ची और कीर्तन भजन वारकरी संप्रदाय के माध्यम से जो जनजागृति शुरू होती है, वो तरीके से हम अच्छी तरह से गांव के लोगों तक, शहर के लोगों तक पहुंच जा सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। सर, ये वैचारिक समझौता है या राजनीतिक समझौता? ये समझौता पहली बार, जब तक एक दूसरे के विचार एक दूसरे को पटते नहीं तब तक कोई समझौता होता नहीं। बोले तो विचारात परिवर्तन झाल्याशिवाय आचरणात परिवर्तन होत नहीं। इस तरीके से जो विचारधारा है, जैसा सिद्धांत है, उसी तरीके से पहले
ये हुकुम शाह को रोकने के लिए जो जो लड़ने के काबिल है उन सब ने एक जगह पे आके अगर विचारों की लड़ाई शुरू कर दिए तो वो विचारों की लड़ाई, अभी लोकशाही में अपन है तो उसमें राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से वो वैचारिक और राजनीतिक दोनों तरीके से वे गठबंधन है। सर, शिवसेना पार्टी को मुस्लिमों के दुश्मन के रूप में दिखाया जाता है मीडिया द्वारा, तो इस पर आप अपने पार्टी में जो मुस्लिम समर्थक है, आपके वोटर्स है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, एक तो शिवसेना और मुस्लिम को क्या देखा, मीडिया क्या दिखाता है, उनके बारे में सोच क्या बनाई रखी वाली है। तो इससे पहले अब मैं एक सादा सवाल पूछता हूँ। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार एक जगह पे बोले तो सरकार बनी, वो सरकार बनने के बाद मेरी तो आपको रिक्वेस्ट है कि शिवसेना के साथ जो बहुसंख्य मुस्लिम या ये समाज ने कांग्रेस को वोट दिया, सत्ता तक पहुंचाया, सत्ता में बिठाया, तो सत्ता में बैठने के लिए अगर शिवसेना का हिंदुत्व अगर कुछ मुस्लिम लोगों को अगर ये कड़वा लगता है तो फिर मुस्लिम समाज के वोटों पे आगे आए वाली कांग्रेस वो हिंदुत्व के साथ शिवसेना के साथ में सरकार में बैठी थी और वो सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर अपने नांदेड़ के थे। तो मुझे लगता है कि कभी कभार ये आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल वो तब के पालक मंत्री को भी पूछना चाहिए कि हमने सो भर भर के वोट दिए थे कांग्रेस को, तो आप तो वोट लेने के बाद तो शिवसेना के साथ चले गए, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लिए? अब्दुल सत्तार भी वो मिनिस्ट्री में थे, अभी भी है, तो उनके सामने भी ये सवाल आना चाहिए। ऐसा किसी समाज को दोष देते हुए कोई जरूरत नहीं है। जो 3 साल का 2.5 साल का उद्धव ठाकरे का सीएम पद रहने के बाद का जो रवैया है, जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर की वजह से बहुत सारे मुस्लिम युवाओं के डीपी को उद्धव ठाकरे का फोटो था, उद्धव ठाकरे का गौरव करते थे, उद्धव ठाकरे का अभिनंदन करते थे, उद्धव ठाकरे के साथ में बड़े ताकत से खड़े थे। और जो शिवसेना और बीजेपी का डर दिखाते कांग्रेस और एनसीपी ने मुस्लिम समाज के वोट लिए थे, वो कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को लेके साथ में बैठी थी और बोल रही थी कि हम बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना के साथ में बैठे हैं। तभी तो कोई मुस्लिम युवाओं ने कोई सवाल भी नहीं किया, कुछ बोले भी नहीं, कुछ पता भी नहीं किया। तो फिर हम बाला साहब अम्बेडकर और उद्धव ठाकरे जब एक जगह पे आते हैं तो ऐसी चर्चा जो शुरू हो जाती है, तो इसको बहुत सारा ऐसा कुछ तथ्य नहीं है, क्योंकि उसको कौन सा भी समाज किसी का गुलाम नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट रहता, स्वतंत्र रहता। और जब समाज को पड़ता है कि ये नेता, ये लीडर हमको सही तरह से ले जा रहा है, तो उनके साथ में खड़े रहते। उसी तरह से गए अनेक सालों से और अभी भी मुस्लिम समाज बहुत ताकत से वंचित के साथ में खड़ा है, जैसा कि अपन ने अभी तक देखा है और हम देख रहे हैं। भीम शक्ति और शिव शक्ति, इन दोनों के बीच में भीम शक्ति कहाँ नजर आती है? ये देखो, अच्छा सवाल है। भीम शक्ति बोले तो किसी एक समाज में, एक समाज की चौकट से मत देखो। भीम शक्ति बोले तो क्या, जो संविधान के रक्षण के लिए एक जगह पे आ सकते हैं, उस ताकत को भीम शक्ति कहेंगे। और इसमें आप अलग नहीं कर सकते। संविधान के बाजू में जो जो लोग हैं वो सब एक जगह पे आके अगर लड़ना चाहते हो अपने साथ में, तो भीम को आप अलग क्यों समझते हो? उसको जो संविधान के बाजू में है, जो लोकशाही के बाजू में है, जो लोकतंत्र के बाजू में है, वो सब अपने बाजू में है। और वो जो लोग ये हुकुमशाही के खिलाफ लड़ना चाहते हैं संवैधानिक ढांचे को लेके, वो उसी को हम भीम शक्ति कहेंगे। और शिव शक्ति जो कहेंगे, वो गठबंधन जो है वो सामाजिक समानता और सामाजिक क्रांति के आधार पे एक जगह पे आने वाला है। तो इसमें से भीम को अलग मत समझिए। जो संविधान के रक्षण के लिए लड़ना चाहता है वो भीम शक्ति में आ सकता है। सर, ये तो कल घोषणा हो चुकी है कि शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन हो चुका है। ये गठबंधन जो है बीएमसी चुनाव को नजर में रखते हुए किया गया है या आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा लोकसभा चुनाव तक कायम रहेगा? महाराष्ट्र के जो चुनाव होने वाले हैं वो सभी चुनाव में वो ये गठबंधन है, या ऐसा कहीं कल बाला साहब अम्बेडकर और उद्धव साहब ने डिक्लेयर कर दिया वाला है। और उद्धव ठाकरे साहब कह रहे थे कि समय समय पर हम इस बारे में विचार करेंगे।
नहीं, बाला साहब अम्बेडकर की कल की बाइट देखो और एक बार, और उसने बाला साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया, वो सूचनाएं दी थी, उसमें क्लियर कर दिया था कि ये गठबंधन जो है वो महाराष्ट्र के सभी चुनाव के लिए हो गया है। सर, शिवसेना जिस महाआघाड़ी की एक घटक दल था, उसके दो अन्य मजबूत घटक दल भी है, तो क्या वो दो घटक दल आपके इस गठबंधन को मंजूरी देंगे या मानेंगे? और ये देखो, ये तो सवाल वो पार्टी के नेताओं को लागू होता है, लेकिन एक बात देखिए, महाराष्ट्र में बाला साहब अम्बेडकर कांग्रेस को ये कह रही थी, कांग्रेस एनसीपी को, आपने जो 5 बार लोकसभा मतदार संघ में जो पराभव हुआ अपना, आप जो जीत नहीं सके 5 बार एक सीट पे, ऐसे 12 सीटों पे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस का अड़ियलपन जो है वो उन्होंने छोड़ा नहीं, और वो जगह अगर दे देते थे तो अभी कम से कम 35 या 40 खासदार ये गठबंधन के रहते थे, हमारे और रहो या कांग्रेस के रहो, एनसीपी के रहो। लेकिन कांग्रेस का क्या है, वो अड़ियलपना छोड़ रही नहीं थी तब। और एक सवाल ये है मेरा कि बाला साहब अम्बेडकर अगर वो 12 जगह पे लड़ना चाहते थे तो किसको देने वाले थे वो 12 जगह? क्या खुद के घर पे लेने वाले थे? जो लोगों ने, कांग्रेस ने अभी तक जो समाज को दिए ही नहीं, वो SC ST OBC या माइनॉरिटी कोई समाज में हो, उन लोगों को पार्लियामेंट्री दी नहीं, वो लोगों को देके ही बाला साहब अम्बेडकर वो रन करने वाले थे। लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया, वही एनसीपी ने नहीं दिया, तो परिणाम क्या हुआ तो आपने देखा है। 5 साल की जगह आप 6 बार हार गए। अगर हमारे से जो उनका गुस्सा था या हमारे को जो बदनाम करने की कोशिश शुरू थी, तो कोशिश के बदले में कम से कम जीतने का था ना। ठीक है, हमने तो भी हमारे गठबंधन में एक खासदार चुन के दिया, उन्होंने तो सब मिलके एक दिया ना, वो कांग्रेस ने तो, वो भी शिवसेना का कैंडिडेट है। तो अगर हमारे साथ आते थे तो खासदार की संख्या बढ़ सकती थी। अगर कांग्रेस एनसीपी को अगर लग रहा है कि ये हुकुमशाही को, बीजेपी को रोकना है, तो अपेक्षा करते, उम्मीद कर सकते हैं कि साथ में आएंगे, खड़े रहेंगे और लड़ेंगे आगे जाके। सर, आपने तो महाविकास आघाड़ी के जो दो घटक दल है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को न्योता दिया है इस गठबंधन में शामिल होने के लिए। अगर वो मानते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? उम्मीद रखते हैं कि वो मान जाएंगे और साथ में लेके लड़ेंगे। अगर वो मान जाते हैं और आपके साथ उनका गठबंधन हो जाता है, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हो जाता है, या आपको महाविकास आघाड़ी में शामिल हो जाते हैं, और आपकी पार्टी जो हमेशा बार बार ये कहती है कि आप विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, उसकी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कांग्रेस के ताल्लुक से एक बात कही थी कि ये कांग्रेस जो है जलता हुआ घर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा गठबंधन है शिवसेना के साथ, बराबर है, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है उनके साथ हमारा गठबंधन है, और बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए वो तैयार है। हम भी तैयार है, हम पहले से भी तैयार थे। और ये मनुस्मृति का राज्य लाने की जो कोशिश चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश चल रही है, संविधान बदलने की जो कोशिश चल रही है, तो इनके खिलाफ लड़ने के लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे आगे आए वाले हैं। तो हम भी उनके हाथों में हाथ डाल के इनको रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए, ये हुकुमशाही को रोकने के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। रही बात कांग्रेस के ये बाबा साहब अम्बेडकर की, वो जो तब की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति के हिसाब से आगे आ गए। अगर वहाँ अपन अगर ये ऐतिहासिक सिद्धांतों के आधार पर अगर बोलते हैं, तो अभी के राजनीति में बीजेपी को रोकने के सिवा अपने पास दूसरा पर्याय नहीं है, और रोकने की ताकत है संविधान में। और संविधान को लेके, जो संविधान रक्षण के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ने के लिए जो लोग तैयार है, उनको साथ में लेके पहले इनको रोक देंगे। लेकिन लोगों में चर्चा ये है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो नाइंसाफी हुई है,
जो बीजेपी ने गेम किया है, जो आमदारों ने जो किया है, उसकी वजह से लोगों में उद्धव ठाकरे को लेकर उसको सहानुभूति है, और सहानुभूति की लहर जब चलेगी तो उसमें आपकी भी नैया पार लगेगी। इस विचार से आपने गठबंधन किया है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुनो, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते। पहली बार बाला साहब हर स्पीच में, हर भूमिका में रखते हैं कि चुन के आने वाले लोग मालिक नहीं है, चुन के देने वाले जो मतदार है वो राजा है, और वो जिनके साथ खड़े रहेंगे, और हर 5 साल में उनका लाइसेंस रिन्यू होने वाला है। ऐसे बाला साहब हर एक स्पीच में या उनके भूमिका में बोलते हैं। हम सत्ता में नहीं थे तब भी हम लड़ते थे। अगर सत्ता में जाने वाले हैं तब भी हम लड़ते हैं। जब बाला साहब अम्बेडकर सत्ता में थे तो 100 करोड़ रुपए की शिष्यवृत्ति ओबीसी समाज के लोगों के लिए लागू करके दिए थे, और जो 2 साल में वो शिष्यवृत्ति शुरू थी, स्कॉलरशिप शुरू थी, बाला साहब सत्ता से बाहर आ गए और शिष्यवृत्ति बंद हो गई, स्कॉलरशिप बंद हो गई। तो सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है, सहानुभूति का फायदा लेने के लिए लड़ाई नहीं है। उनको रोकने के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। कि जिस तरीके से एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब मुस्लिम इश्यू को लेकर रास्तों पर उतरे हैं, उनकी पार्टी रास्तों पर उतरी है, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा हो, या चाहे वो हजरत मोहम्मद पैगंबर बिल का मुद्दा हो। तो इन मुद्दों को लेकर गठबंधन में, शिवसेना के साथ गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर साहब इन मुद्दों को लेकर फिर से आवाज उठाएंगे। ये हमारे पार्टी ने उठाए वाले मुद्दे हैं, और ये पार्टी ये मुद्दे को लेके हमेशा के लिए जनता के हित में लड़ने में कोई कसर नहीं रखी। इतना ही मुझे आज कहना है। जो मुद्दे लिए हैं पार्टी ने वो आधे अधूरे छोड़ के हम कहीं जाने वाले नहीं है। वो मुद्दों को लेके हम लड़ने वाले हैं, ये कायम है। तो कि महाराष्ट्र की जनता को आप वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से। जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने गए कितने सालों से या 19 का चुनाव होने से लेके अभी तक जो जनता के हित में मुद्दे उठाए थे, विषय उठाए थे, और जो विषय पे जो मुद्दों पे आंदोलन किया, लड़ाई की, वो मुद्दों को अधूरा छोड़ पे, आधे में छोड़ के हम नहीं कहीं पे जाएंगे। वो मुद्दों को लेके हमारी लड़ाई आखिरी तक जारी रहेगी, और जो ये लोकशाही को बाधा पहुंचाना चाहता है उनके खिलाफ हम ताकत से लड़े हैं और ताकत से आगे भी लड़ेंगे। अब ये मूवमेंट हमारी लोगों ने हाथ में लिए वाली मूवमेंट है। ये गठबंधन का स्वागत महाराष्ट्र के सभी समाज के, दबे पिछले समाज ने किए वाला है। सब लोग ताकत से और उम्मीद के साथ हमारे साथ खड़े हैं। हमने जो मुद्दे उठाए थे हम उस पे ठाम है, उसको लेके हम आगे भी लड़ते रहेंगे। सिर्फ अपील इतना ही है कि लोगों ने ताकत से खड़े रहना है, लोगों ने विश्वास के साथ खड़े रहना है। इस राजनीति में जो कुछ रुकावट आई थी, इस राजनीति में जो कुछ रुकावट आ रही थी, वो ताकत से उखाड़ के फेंकेंगे, और नए जोश और नए ऊर्जा और नए आवाज के साथ ये लड़ाई बरकरार रहेंगे, लड़ाई जीतने तक लड़ेंगे। जी, तो ये थे वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष गोविंद गढ़वी सर, जिन्होंने शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी के गठबंधन के बारे में तफसील से आप लोगों को बताया। इन्होंने बहुत सारी बातें जो मुस्लिम इशू को लेकर एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर ने रास्ते पर उतरकर मोर्चे किए थे इनकी पार्टी के ओर से, जैसे कि एनआरसी का मुद्दा होगा, सीसीए एनआरसी का मुद्दा हो गया, मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा हो गया, हजरत मोहम्मद पैगंबर बिल के ताल्लुक से इन्होंने जो बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था विधान भवन नागपुर में, उसके बारे में इनका ये कहना है कि इन मुद्दों को शिवसेना के साथ गठबंधन में रहते हुए भी वो हमेशा लड़ेंगे और इन मुद्दों पर कामयाबी हासिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इनका जो गठबंधन है वो विधानसभा और लोकसभा में भी कायम रहे, न कि एमआईएम की तरह विधानसभा के टाइम पर यह गठबंधन ना टूटे, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।